दार्शनिक विभिन्न तरीकों से विश्व की व्याख्या करता आया है। मुख्य बात यह है कि इसे बदला कैसे जाए। इसे बतलाया था कार्ल मार्क्स ने। दुनिया में आज लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि इस दुनिया को बदलने के लिए हमारी स्वयं की वे कौन सी व्यवहारिक भूमिका हम अदा करते हैं इस दुनिया को बदलने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी वर्ल्ड एंड माई सेल्फ अमरेंद्र मिश्रा। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर, फिलोसफर, सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स। जी हाँ, कार्ल मार्क्स के इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी और बुक्स के बारे में, और जो कार्ल मार्क्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा हम करेंगे कार्ल मार्क्स के अगले लेक्चर के पार्ट 2 में, क्योंकि कार्ल मार्क्स का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और इनके जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अभी के लिए हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी के बारे में। तो कार्ल मार्क्स, इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मार्च 1818 ईस्वी को जर्मनी के रीन प्रांत के ट्रियर कस्बे में हुआ था। 8 वर्ष तक मार्क्स विद्यालय नहीं गए। तब तक उन्होंने अपने घर पर रहकर ही अपने पिता हेनरिक द्वारा ही शिक्षा ग्रहण की। मार्क्स अपने घर से ज़्यादा समय अपने पड़ोसी के घर में व्यतीत किया करते थे। बगल वाला घर लुडविन वान वेस्टफैलन नामक एक अभिजात व्यक्ति का था, जिसे ट्रियर के प्रशिया सरकार द्वारा एक वरिष्ठ प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। मार्क्स को लुडविन के घर की लाइब्रेरी और लुडविन की बेटी जेनी वान वेस्टफैलन, इन दोनों से एक जैसा ही लगाव था, और जेनी भी मार्क्स को काफ़ी पसंद करती थी और जेनी मार्क्स से शादी भी करना चाहती थी। जेनी को मार्क्स से शादी करने के लिए लगभग 7 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ा, जब तक मार्क्स की शिक्षा पूरी नहीं हो गई। बान विश्वविद्यालय में अपने कुछ समय बिताने के बाद मार्क्स ने अपने हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी के बौद्धिक एवं राजनीतिक केंद्र बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। मार्क्स के पिता यह चाहते थे कि मार्क्स पारिवारिक व्यवसाय वकालत को चुने, लेकिन मार्क्स को वकालत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मार्क्स की रुचि इतिहास एवं दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा थी। यहीं बर्लिन विश्वविद्यालय में ही मार्क्स का परिचय हीगल की कृतियों से हुआ। हीगल वाज ए जर्मन फिलोसफर एंड एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ जर्मन आइडियलिज्म। 19वीं और 20वीं शताब्दी के यूरोप में हीगल की कृतियों का प्रभाव काफ़ी ज़ोर शोर से पड़ा लोगों के ऊपर। हीगल को डायलेक्टिकल मेथड का प्रणेता माना जाता है, यानी द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रणेता इनको कहा जाता है। द्वंद्वात्मक और कुछ ना होकर परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच का संघर्ष एवं समन्वय है। यदि समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस डायलेक्टिकल मेथड को लागू किया जाता है तो यह अधिक कहना उचित होगा कि राज्य समाज जीवन की प्रत्येक दशा वाद, प्रतिवाद एवं संवाद से होकर गुजरती है। वाद यानी कि थेसिस, प्रतिवाद यानी कि एंटीथेसिस, और संवाद मतलब कि सिंथेसिस। इसे हीगल ने बतलाया था और इसे डायलेक्टिकल मेथड भी कहा जाता है। हीगल के इस डायलेक्टिकल मेथड को कार्ल मार्क्स ने बारो किया था और उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को बतलाया था। अब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मेथड की चर्चा हम करेंगे कार्ल मार्क्स के अगले पार्ट 2 में। अभी के लिए हम कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहीं पर बर्लिन विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स जब यहाँ बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हीगल के अनुयायी 2 खेमों में बटे हुए थे। पहला खेमा था परंपरावादी हीगल पंथियों का, जिनका यह मानना था कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं हमें भी उसके साथ तालमेल बिठा के वैसे ही चलना चाहिए, हमें उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, हमें उसका शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन हीगल का एक दूसरा खेमा भी वहाँ पर था, वह था नो हीगल पंथियों का। उनका यह मानना था कि जो सोसाइटी में इस समय चीज़ें चल रही हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है और उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उसका हमें शोषण करना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने इन दोनों खेमों में से दूसरा खेमा यानी कि नो हीगल पंथियों का खेमा चुना। कार्ल मार्क्स ने बहुत ही ज़ोर शोर से यह कहा कि
समाज में सामाजिक परिवर्तन ना तो ईश्वर परक विधि द्वारा होता है और ना ही यह अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है, बल्कि समाज में सामाजिक परिवर्तन उत्पादन शक्तियों एवं उत्पादन संबंधों के कारण होता है। विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात कार्ल मार्क्स को कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली, यानी उन्हें कहीं अध्यापकी नहीं मिली। इसलिए कार्ल मार्क्स ने पत्रकारिता को अपने जीवन यापन का आधार बना लिया। कुछ समय बाद कार्ल मार्क्स अपनी पत्नी जेनी के साथ पेरिस चले गए। पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है। एंगल्स वॉज ए जर्मन फिलोसोफर और उसे विरासत में अपने पिता की अपार धन संपत्ति मिली थी। फ्रेडरिक और मार्क्स में काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी और यहीं पर मार्क्स ने अपनी पहली बुक द हॉली फैमिली 1845 ईस्वी को पब्लिश की। ये कार्ल मार्क्स की पहली पुस्तक थी, द हॉली फैमिली। ये पब्लिश हुई थी 1845 को। चूँकि जब मार्क्स लिखते थे तो वो इतना लिख जाते थे कि शायद उन्हें भी नहीं पता कि मैं लिख क्या रहा हूँ। इसी के चलते फ्रांस की सरकार ने उनकी पत्रिका को जब्त कर लिया और उन्हें देश से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि मार्क्स ने फ्रांस की सरकार के बारे में काफ़ी तीखी टिप्पणी भी की थी। बाद में मार्क्स अपनी पत्नी जेनी के साथ बेल्जियम के ब्रजल्स में आके बस गए और वहाँ पे उन्होंने अपने मित्र एंजल्स के साथ मिल करके बौद्धिक यात्रा को लगातार बनाए रखा। मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के काफ़ी पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जर्मन आइडियोलॉजी। ये काफ़ी फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की और इसे मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के लिखा था। ये पब्लिश हुई थी 1846 को। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये पब्लिश हुई थी 1847 को। और एक और कार्ल मार्क्स की सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, वो है डास कैपिटल। ये पब्लिश हुई थी 1867 को। इधर यूरोप में काफ़ी हेरबदल हो रहे थे, फ्रांस की राज्य क्रांति असफल रही, नए संघर्ष आरंभ हो चुके थे और कार्ल मार्क्स भी अपने क्रांतिकारी विचारों को सामने रखने के लिए मैदान में आ गए थे। 1845 ईस्वी में कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने मिलकर के कम्युनिस्ट लीग संस्था की स्थापना की। दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में बिखरी हुई लीग जैसी प्रगतिशील संस्थाओं को स्पष्ट विचारधारा एवं ठोस कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एंजल्स एवं मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना की। अपने जीवन के अंतिम 15 वर्षों में कार्ल मार्क्स ने कोई उल्लेखनीय रचना प्रकाशित नहीं की। दिसंबर 1881 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी का लीवर कैंसर के कारण उनका देहांत हो गया था। कार्ल मार्क्स स्वयं भी लीवर के एक भीषण रोग से ग्रसित थे। आगे चल के कार्ल मार्क्स अपने लीवर के रोग से उभरे ही थे कि उन्हें न्यूमोनिया एवं ब्रोंकाइटिस जैसी भयंकर बीमारी हो गई थी। जनवरी 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की 43 वर्षीय पुत्री की अचानक से मृत्यु हो गई। इस घटना ने मार्क्स को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था और कार्ल मार्क्स स्वयं भी 14 मार्च 1883 ईस्वी को चल बसे। लेकिन ऐसे विचारक अपनी रचनाओं द्वारा हमेशा अमर रहते हैं। तो ये बात थी आज कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी और बुक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।